हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब लेक्चर। एग्जाम मार्क। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का ठीक है सेकंड लेक्चर है और इसी लेक्चर में हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की जितनी मेडिसिन है ठीक है उन सबको कवर करेंगे और उसके बाद में रिस्पायरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे एग्ज़ाम मार्क ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, फिर उसमें आप रजिस्टर करिए और रजिस्टर करने के बाद मात्र 249 में ठीक है आप हमारा फार्माकोलॉजी का कोर्स आप हमारे फार्माकोलॉजी के कोर्स को जो है परचेज कीजिए। ठीक है, और पूरी आनंद के साथ अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। तो आइए एक बार और रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में थोड़ा सी एरर हो गई थी। ठीक है, जिससे हो सकता है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन हुआ हो। तो इस लेक्चर में उन्हीं सारे कन्फ्यूजन को जो है हम क्लियर करेंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी। इसको समझने के बाद में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। तो आइए एक बार फिर से क्या समझते हैं, हम रेस्पिरेटरी पाथवे को समझते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी पाथवे में सबसे पहले आपका ठीक है नेज़ल कैविटी। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका क्या है, नेज़ल कैविटी है। सेकंड नंबर पे आपका क्या है, फायरिंग्स है। ठीक है, यानी नेज़ल कैविटी के बाद आप चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फायरिंग्स मिलेगा। फिर थर्ड नंबर पे आपको क्या मिलेगा, एपिग्लॉटिस एक स्ट्रक्चर है ठीक है वो मिलेगा। फिर जब आप एपिग्लॉटिस से नीचे आएंगे ठीक है तो आपको मिलेगा ट्रैकिया फोर्थ नंबर पे। ठीक है, ट्रैकिया मिलेगा। फिर ट्रैकिया से नीचे जब आप आएंगे ठीक है, ट्रैकिया से नीचे यहाँ से चलते हुए ठीक है हमको कहाँ आना है, यहाँ तक आना है। ठीक है, तो जब ट्रैकिया से नीचे आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्रोंकाई मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रोंकियल ट्यूब्स है लेकिन इसको ब्रोंकाई करिए। ठीक है, आपको मिलेगा ब्रोंकाई। ठीक है, अब इसी को आप चाहे ब्रोंकियल ट्यूब कह दीजिए चाहे ब्रोंकाई कह दीजिए। फिर उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, फिर मिलेगा आपको, ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर। फिर सिक्स नंबर पे आपको क्या मिलेगा, ब्रोंक्यूल्स मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, ब्रोंक्यूल्स मिलेगा। फिर लास्ट में आपको क्या मिलेगा, सात नंबर पे वो मिलेगा आपको एल्वेओली। ठीक है, एल्वेलाई आपको मिलेगा। एल्वेओली क्या होता है, ये होता है एयर सैक। ठीक है, एयर सैक का मतलब होता है कि एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसमें हवा भरी होती है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरीके की हवा जो है फुल लोड होती है। तो ये आपका एक ठीक है रिस्पायरेटरी पाथवे हो जाता है। अगर इसको अलग से लिखें तो नेजल कैविटी, फिर फायरिंग्स। ठीक है, फायरिंग्स, उसके बाद में आपका आता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के बाद में आपका आता है ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद में आपका आता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद में आपका लास्ट में आता है एल्वोलाई। इसे एयर सैक कहते हैं। ठीक है, एयर सैक। तो ये आपका एक रफ डायग्राम है किसका, रिस्पायरेटरी पाथवे का। ठीक है, और ये कहाँ होता है, ठीक है ये आपका स्ट्रक्चर जो है ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई ठीक है ये होते हैं आपके लंग्स में। ठीक है, ये होते हैं आपके लंग्स में। ठीक है, ये आपका हो गया राइट लंग्स और ये हो गया आपका लेफ्ट लंग्स। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ये राइट लंग्स है और ये हमारा क्या है, लेफ्ट लंग्स है। ठीक है, अब लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, जैसे ये लंग्स हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, ये कवरिंग जो होती है ये होती है
प्लीवरा, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लीवरा, ठीक है। और इसी के बीच में जो है क्या होता है, इसी के बीच में होता है प्लीवरल फ्लूइड। क्या होता है, प्लीवरल फ्लूइड, ठीक है, इसी के बीच में होता है प्लीवरल फ्लूइड। और ये जो सारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कहाँ होता है, ये होता है थोरैक्स में। कहाँ होता है, थोरैक्स रीजन में, ये होता है आपका थोरैक्स रीजन में, ठीक है। तो ये एक आपका जो है रफ स्केच हुआ किसका, रिस्पायरेटरी सिस्टम का है। ये सब चीज़ आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझा देना चाहिए था, और समझाने की कोशिश भी मैं किया था, लेकिन उतने बेहतर तरीके से समझा नहीं पाया था। लेकिन इसमें जो है, ठीक है, लगभग आपको सारा चीज़ क्लियर है, क्या कैसे होने वाला है। आगे चलते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एंटी हिस्टामिन तक, ठीक है। पिछले लेक्चर हम लोग एंटी हिस्टामिन तक पढ़े थे। अब सेकंड लेक्चर में हम लोग वहाँ से आगे पढ़ेंगे, जिसमें म्यूकोलिटिक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, कि अगर आप हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन सा चैनल, एग्जामार्क, ठीक है। इसको कहाँ सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब पे, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पे। फिर क्या करना है, यही सेम एग्जामार्क आपको प्ले स्टोर पे जाके, प्ले स्टोर कौन सा, गूगल वाला, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको टाइप करना है और वहाँ से ऐप को डाउनलोड करना है और फिर उसे बाई करना है मात्र 249 रुपये में। और इसके साथ साथ आपको क्या क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास, फिर पैनल पीडीएफ, फुल लेक्चर वीडियो और टॉपिक वाइज वीडियो भी आपको मिलेगा, ठीक है, समरी मिलेगा और सबसे मेन बात प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स मिलेगा। तो ये तो हो गया जानकारी के बारे में, तो इसको आप कर लीजिए, ज़रूर कर लीजिए। 249 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फार्मा आपका क्लियर हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं, पहले पढ़ते हैं म्यूकोलिटिक्स। म्यूको और लिटिक्स, म्यूको का मतलब है म्यूकस से, ठीक है, और लाइटिक का मतलब होता है उसे तोड़ना, ठीक है, खंडन करना उसका, ठीक है। तो समझिए म्यूकोलिटिक्स, दीज ड्रग्स रिड्यूसेस विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम दैट लीड्स टू इजीली एक्सपेल द स्पूटम, ठीक है। यानी ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये क्या करती हैं, ये म्यूकस को, ठीक है, जो उसकी विस्कोसिटी होती है उसको पतला कर देती हैं, ठीक है, उसको कम कर देती हैं। जिससे क्या होता है कि जब कफिंग होता है तो ये आसानी से जो है बाहर आ जाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो डिक्रीजेस म्यूकस विस्कोसिटी, ठीक है, बात वही है कि जो म्यूकस है उसकी विस्कोसिटी को, ठीक है, म्यूकस का जो गाढ़ापन है, ठीक है, उसको थिन करते हैं, पतला करते हैं, ठीक है, बाय ब्रेकिंग ऑल अल्टरिंग म्यूकोप्रोटीन्स, ठीक है, जो म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उसको यह क्या कर देते हैं, उसको या तो ब्रेक कर देते हैं या उसमें चेंजेस कर देते हैं। जिससे क्या होता है, ये जो विस्कोसिटी है इसकी ये रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और ये आसानी से कफिंग के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। ड्रग एग्जाम्पल की बात करें, एस्टाइलसिस्टीन, ब्रोमहेक्सिन, ठीक है। डोज देख लेते हैं, आगे है नहीं। डोज के बारे में बात करें तो 2.5 ml ऑफ 10 to 20% सोल्यूशन गिवन बाय इनहेलेशन और नेबुलाइजेशन, ठीक है, एस्टाइलसिस्टीन। फिर ब्रोमहेक्सिन की बात करें 8 से 16 mg TDS, जो ब्रोमहेक्सिन होता है वो 8 से 16 mg, ठीक है, TDS दिया जाता है, यानी दिन में 3 बार
दिया जा सकता है। ये हो गई ड्रग और डोजेस की बात करें इंडिकेशन के बारे में या यूज़ के बारे में कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो ट्रीट एबनॉर्मल विसिड और थिक एंड हार्ड म्यूकस। ठीक है, जो हार्ड म्यूकस होता है उसको ये क्या करता है, पतला कर देता है। एज एन एंटीडोट फॉर अमीनोफिन ओवरडोज एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, एसिटामिनोफिन क्या होता है, पैरासीटामोल। ठीक है, ये क्या होता है, पैरासीटामोल होता है। ठीक है, जब क्रॉनिक यूज़ करने पे जो लंबे समय से कोई पैरासीटामोल खा रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है, पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो उसको सही करने के लिए कौन सी दवा यूज़ की जाती है, एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, एसिटाइल सिस्टीन जो है ये यूज़ की जाती है। कंट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको जो हाइपर सेंसिटिव है इस ड्रग के लिए उसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। कॉस्टली इन अल्डरली, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। भाई ये इसी दवा के लिए, म्यूकोलिटिक्स के लिए बात नहीं है। कोई भी दवा, किसी भी कैटेगरी की दवा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या देखना है, अल्डरली, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, ये तीनों फैक्टर ठीक है ध्यान में रखते हुए जो है यूज़ करना है। एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें, स्टोमेटाइटिस, ड्राउसीनेस, ब्रोंकोस्पाज्म, नाजिया, वोमिटिंग और सीवियर राइनोरिया। ठीक है, सीवियर राइनोरिया क्यों, क्योंकि जब म्यूकस को पतला करेगा ठीक है तो नाक से ठीक है म्यूकस निकलने लगेगा। तो ये इसके हो गए एडवर्स इफेक्ट। बात करें ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में तो एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो स्टाइल सिस्टीन की इफेक्टिवनेस को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो क्या करता है, जो स्टाइल सिस्टीन का इफेक्टिवनेस है उसको डिक्रीज कर देता है, उसको कम कर देता है, यानी सही से उसको अपना काम करने नहीं देता है। किसको, स्टाइल सिस्टीन को। कौन नहीं करने देता है, एक्टिवेटेड चारकोल नहीं करने देता है। इनकम्पैटिबल विथ क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, एर्थोमाइसिन, एम्फोटेरेसिन बी और हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी इन दवाओं के साथ में स्टाइल सिस्टीन नहीं दिया जा सकता है। इनकम्पैटिबल है किसके साथ में, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, एर्थोमाइसिन, एम्फोटेरेसिन बी और हाइड्रोजन परऑक्साइड, इन चारों दवाओं के साथ में स्टाइल सिस्टीन नहीं दिया जा सकता। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, टू असेस द एयरवे एंड मेंटेन इट पेशेंट, प्रोवाइड सक्शन इफ नीडेड। सक्शन कब जरूरत पड़ता है कि जब म्यूकस बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है ठीक है तो वहाँ पे आपको सक्शन करना पड़ता है। एसेस द पैटर्न, ब्रेथ साउंड, कफ एंड ब्रोंकल सिक्रीशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एसेस करते रहना है। एडवाइज पेशेंट टू मेंटेन ए फ्लूइड इनटेक ऑफ 2 to 3 लीटर्स पर डे। ठीक है, जिसमें आपको कंसनट्रेटेड म्यूकस, ठीक है कंसनट्रेटेड म्यूकस हो। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या एडवाइस करना है, वहाँ पे आपको एडवाइस करना है मोर वाटर ड्रिंक। ठीक है, मोर वाटर ड्रिंक। ठीक है, कितना, 2 से 3 लीटर पर डे। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ज़्यादा पतला होगा बिकॉज। वार्न द पेशेंट अबाउट द रोटन एक्स स्मेल ऑफ द स्टाइल सिस्टीन, यानी जिस पेशेंट को आप दवा दे रहे हैं स्टाइल सिस्टीन उसको आपको बता देना है कि ये जो दवा है इसकी गंध आपको सड़े हुए अंडे यानी रोटन एक्स, सड़े हुए अंडे की जैसे आ सकती है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। अगर ऐसी कोई गंध आपको महसूस हो रही है तो उससे आपको भयभीत नहीं होना है। तो ये हो गया आपका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। डीकंजेस्टेंट के बारे में बात करें, जो डीकंजेस्टेंट होते हैं, डीकंजेस्टेंट जैसे हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, रिस्पायरेटरी पाथवे है, वहाँ पे जब कंजेशन हो जाता है, जमा हो जाता है ठीक है तो यूज़ किया जाता है क्या, डीकंजेस्टेंट यूज़ किया जाता है। डीकंजेस्टेंट ड्रग इज यूज टू रिलीव नेजल कंजेशन इन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो नेजल रूट होता है, फेरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है ठीक है, यहाँ तक अगर डीकंजेशन है तो कंजेशन है तो डीकंजेस्टेंट यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, डीकंजेस्टेंट्स आर सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स दैट एक्ट बाय स्टिमुलेटेड अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, अभी आप लोग बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के बारे में बात किए, अब क्या आ गया, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर।
alpha adrenergic receptor. The decongestant effect is due to vasoconstriction of blood vessels in the nose, साइनस एक्सेट्रा। यानी जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन का। ठीक है, क्या, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक, इफेक्ट रिड्यूसेस स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन एंड म्यूकस फॉर्मेशन इन द नेजल पासेज एंड मेक इट इजियर टू ब्रीथ। यानी जब कोई डिकंजेस्टेंट दवा लेता है तो वो क्या करता है, वो वैसो कंस्ट्रक्शन करता है, जिससे क्या होता है, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और उससे म्यूकस फॉर्मेशन होता है, जिससे जो नेजल पैसेज है उसके द्वारा जो है पतला हुआ, ठीक है, थिन हुआ म्यूकस जो है वो बाहर आ जाता है और सांस लेने में आसानी होती है। आगे चलते हैं, इनकी दवाइयों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो एज ए डीकंजेस्टेंट यूज़ की जाती हैं। तो डीकंजेस्टेंट के तरीके से यूज़ की जाने वाली दवाइयों में आपका जो पहला दवा है वो है ऑक्सीमेटाजिन हाइड्रोक्लोराइड। क्या है, ऑक्सीमेटाजिन हाइड्रोक्लोराइड। इसकी डोज की बात करें तो 0.05% सोलूशन या नेजल स्प्रे के फॉर्म में आता है। फेनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, डोज की बात करें 10 mg। सीडोफिटिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये भी HCl है, ये होता है 60 mg। तो ये कुछ हो गए डिकंजेस्टेंट। इंडिकेशन की बात करें या यूजेस की बात करें तो फॉर द टेम्परेरी रिलीफ ऑफ नेजल कंजेशन ड्यू टू कॉमन कोल्ड, हे फीवर, साइनोसाइटिस, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एलर्जन, टू प्रमोट नेजल एंड साइनस ड्रेनेज। इतनी चीज़ों में जो है डिकंजेस्टेंट का यूज़ किया जाता है। और कंट्राइंडिकेशन यानी कहाँ पे नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट जो है उनमें नहीं यूज़ किया जाएगा। यह ठीक है, मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ड्रग्स थेरेपी, ठीक है, वहाँ पे नहीं यूज किया जाएगा। यूज़ कॉस्टली ओल्डर पेशेंट इज मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस एडवर्स रिएक्शन, ठीक है, यानी जो एडवर्स रिएक्शन ज़्यादा शो करें, ठीक है, उनमें भी ये नहीं देना चाहिए, या अगर दे भी रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ जो है उसको आप मॉडरेट करते रहें। नेजल डिकंजेस्टेंट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन 3 days। सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जो नेजल डिकंजेस्टेंट है उसको आप 3 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। एंड ओरल डिकंजेस्टेंट should not use for more than 7 days because of prolonged use will result in rebound congestion, ठीक है, यानी जो ओरल डिकंजेस्टेंट है उसको आप 7 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं और जो नेजल है उसको आप 3 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर आप इसकी फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा दिन तक चलाते हैं तो उसमें आपको रिबाउंड कंप्लेन देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया डिकंजेशन। एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात कर लें, एरिथमिया, टैकीकार्डिया, इंसोम्निया, पल्पिटेशन, हाइपरटेंशन, ड्राउसीनेस और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इंक्लूडिंग रैशेस एंड आर्टिकेरिया। इतनी सारी चीज़ें आपको एज ए एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकती हैं, किसके साथ, डिकंजेस्टेंट के साथ में। आइए आगे चलते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन इफ गिवन विथ अदर सिम्टोमेटिक amines may increases central nervous system stimulation, if given with MO inhibitors may causes severe hypertension। अगर MAO यानी मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ में अगर आप दवा दे रहे हैं तो आपको सीवियर हाइपरटेंशन, ठीक है, देखने को मिल सकता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, नर्स शुड असेस एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है, मॉनिटर पल्सेस रेट, BP एंड ECG, advise to patient to share our container with other people and not to allow tip of the container to teach nasal passage to avoid contamination, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, ठीक है, ड्रग्स फॉर कफ, ठीक है, ड्रग्स फॉर कफ, इसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर द ड्रग विच वंस यूज्ड इन कफ, ठीक है, ये सारी दवाइयाँ हैं जो ड्रग कफ के लिए यूज़ की जाती हैं, जिनमें आपका पहला है एंटीटसिव, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि एंटीटसिव जो है वो किसके लिए, सूखी खांसी के लिए यानी ड्राई कफ के लिए, ठीक है, ड्राई कफ के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है, म्यूकोलिटिक्स या वेट कफ, ठीक है, या वेट कफ। ब्रोंकोडायलेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं,
ट्रैकिया ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं, ठीक है, डायलेट करते हैं। अब पहली क्लास पढ़ते हैं एंटीटसिप्स, ठीक है, कफ सेंटर सप्रेसेंट। जो एंटीटसिप ड्रग्स होती हैं, ये जो कफ सेंटर होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं। दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, इनमें ओपाइड में आपका कोडीन, फोलकोडीन, नॉन ओपाइड में आपका नॉस्कापिन, डेक्स्ट्रोमेथार्पन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, डेक्स्ट्रोमेथार्पन, और एंटीहिस्टामाइन में क्लोरफेनामाइन और डाइफेनाइड्रामाइन, ठीक है। ओपाइड को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कोडीन, ठीक है, और फोलकोडीन। इस समय जो मुद्दा छिड़ा है वो है कोडीन के ऊपर, क्योंकि जो कोडीन की सिरप है, ठीक है, ये पहले ओपाइड हैं, ठीक है, और ये हैबिचुअल फार्मिंग होती हैं, ठीक है। तो ओपाइड वाली दवाएं जो हैं इसमें कंट्रोल में है और उनका यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कोडीन सिरप का मामला बहुत तेज़ी से ओपन हुआ था। नॉन ओपाइड में नॉस्काफिन नहीं यूज होता है, ठीक है, क्या यूज होता है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन यूज होता है, ठीक है, और एंटीहिस्टामिनिक में क्लोरफेनामाइन और डाइफेनाइड्रामाइन यूज होता है। बात करें अगर ड्राई कफ के लिए, ठीक है, ड्राई कफ के लिए सिरप की, तो उसमें आपका क्या होता है, आपका होता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन प्लस क्लोरफेनामाइन और प्लस ब्रोमहेक्सिन, ठीक है, ब्रोमहेक्सिन, ये जो है, ठीक है, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनता है। फिर बात करें एक्सपेक्टोरेंट के बारे में, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सपेक्टोरेंट की भी बात किए थे, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, जो कफ को बाहर फेंकता है, ठीक है, म्यूकोलिटिक्स, ठीक है, जो कफ को बाहर करता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टोरेंट में पहला ब्रोंकियल सिक्रीशन इनहेंसेस, ठीक है, जो ब्रोंकियल सिक्रीशन होता है उसको ये क्या करता है, इनहेंस करता है, बढ़ाता है। इसमें सोडियम पोटेशियम सिट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इतनी सारी दवाइयाँ होती हैं ब्रोंकोडायलेटर की। म्यूकोलिटिक्स की बात करें तो म्यूकोलाइट्स में ब्रोमहेक्सिन, ठीक है, एम्ब्रॉक्सल और एसिटाइलसिस्टीन, ठीक है, इतनी सारी दवाइयाँ होती हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स की बात करें तो ब्रोंकोडायलेटर्स में आपका सल्बूटामॉल, टर्बोटालिन, ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्लेन इन एंटी अस्थमेटिक्स, ठीक है, यानी सल्बूटामिल और टर्बोटालिन जो है हमने एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एंटीटसिव और एक्सपेक्टोरेंट भी एक्सप्लेन किए थे, लेकिन इसको जो है एक बार और बता दिया हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सेकंड लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। एंटीटसिव के बारे में बात करें, जो सूखी खांसी है, दे आर यूज टू सप्रेस ड्राई कफ मोस्टली बिकॉज ऑफ देयर एम टू कंट्रोल रादर देन एलिमिनेट कफ, ठीक है। दीज आर आल्सो कॉल्ड कफ सेंटर सप्रेसेंट, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि जो एंटीटसिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कफ सेंटर सप्रेसेंट होते हैं, सॉरी, कफ सेंटर सप्रेसेंट होते हैं। अगर इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो दीज आर द ड्रग्स दैट एक्ट इन सीएनएस टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें जो कफ सेंटर है, ठीक है, उसकी जो थ्रेशोल्ड है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया एंटीटसिव की बात। दवा की बात कर लें तो इसमें कोडीन, नॉस्कोपिन, डेक्स्ट्रोमेथार्पन, क्लोरफेनामाइन और डाइफेनाइड्रामाइन। इसमें कोडीन आपका क्या है, ओपाइड है, ठीक है, नॉस्कोपिन नॉन ओपाइड है, ठीक है, और डेक्स्ट्रोमेथार्पन ये भी नॉन ओपाइड है, क्लोरफेनामाइन एंटीहिस्टामिन है और ये भी एंटीहिस्टामिन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, डोज। कोडीन 50 से 60 mg अप टू 4 आवर्स, ठीक है, नॉस्कोपिन 15 से 30 mg और डेक्स्ट्रोमेथार्पन 10 से 30 mg, ठीक है, क्लोरफेनामाइन 4 mg और डाइफेनाइड्रामाइन 25 mg। आगे चलते हैं, इंडिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। इंडिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हमें यूज़ ही नहीं पता होगा तो दवा का हम यूज़ कहाँ करेंगे। तो इंडिकेशन में मेनली जो यूज़ होता है वो सारा कुछ दिया होता है। तो ड्राई एंड अनप्रोडक्टिव कफ, यानी सूखी खांसी जिसमें स्पुटम या बलगम ना आ रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। एलर्जिक कफ, ठीक है, और स्पास्मोटिक कफ, इतनी सारी जगहों पे एंटीटसिव का यूज़ किया जाता है।
एडवर्स इफेक्ट की बात करें, कॉन्स्टिपेशन, ड्राउसीनेस, ड्राइनेस ऑफ माउथ, इरिटेबिलिटी, एटेक्सिया, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, हायर डोजेज, ठीक है, एडिक्शन, वर्टिगो, नोजिया एंड हेडेक, इतनी सारी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकती हैं। कंट्राइंडिकेशन की बात करें, कंट्राइंडिकेशन में पहला है आपका रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन इसलिए है क्योंकि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम पे दवाएं काम कर रही हैं, तो अगर डोज इनका ज़्यादा होता है तो ये क्या करेंगी, ये रिस्पायरेटरी डिप्रेशन करेंगी। आस्थमैटिक्स होती हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर, कंट्राइंडिकेटेड व्हाइल ड्राइविंग और ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव किसी के अगर पाथवे में, ठीक है, रिस्पायरेटरी पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पे भी ये दवा नहीं यूज़ करना है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, एसेस साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन ड्यूरिंग द थेरेपी, केवल इसी दवा की बात नहीं है, इसी कैटेगरी की दवा की बात, कोई भी दवा अगर चल रही है तो उसमें आपकी बहुत जिम्मेदारी होती है कि आप जो उसके एडवर्स इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट हैं, ठीक है, उसको आप नोट करें, उसको आप मॉनिटर करें कि जो दवा चल रही है पेशेंट की, उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, किसी दवा की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी कीप इन माइंड बिफोर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो उस दवा के रिकॉर्डिंग स्पेशल प्रिकॉशन है, ठीक है, उनको आपको जो है ध्यान में रखना है दवा देते समय। एडवाइस टू पेशेंट नॉट टू ड्राइविंग टेक ओपाइड ड्रग्स सच एज कोडीन एंड फोल्कोडीन, ठीक है, आपको ध्यान देना है, पेशेंट को बताना है कि अगर आप ओपाइड की कोई भी दवा ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कोडीन, फोल्कोडीन, तो आपको ड्राइविंग से बचना है, ड्राइविंग नहीं करना है। आगे चलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट की बात करते हैं, ठीक है, जो एक्सपेक्टोरेंट होता है वो क्या कह रहा है, दीज ड्रग्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ सिक्रीशन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड म्यूकोलिटिक एजेंट प्रोड्यूस लिक्विफिकेशन ऑफ म्यूकस मेकिंग एक्सपेक्टोरेशन ईजियर, ठीक है, इतना सारा कुछ कह रहा है उसको छोड़िए। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब यही होता है कि वो आपका जो बलगम है, जो म्यूकस है, ठीक है, उसको लूज करेगा, उसको थिन करेगा, पतला करेगा, और उसके बाद में जो प्रोडक्टिव कप के माध्यम से जो है वो शरीर से बाहर कर देगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, दे इंक्रीजेज ब्रोंकियल सिक्रीशन और रिड्यूसेस इट्स विस्कोसिटी, सोडियम एंड पोटेशियम citrate increases the bronchial secretion by salt action. Also these drugs stimulate gastric mucosa directly acting mucous membrane of the lungs to increase the secretion of mucus। मतलब इतनी सारी जगहों पे जो है ये दवा काम करती है, ठीक है। इसमें जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, उनका यूज़ क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ, यानी अगर आपको लंबे समय से खांसी आ रही है तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थिक म्यूकस प्रोडक्शन, अगर आपको खांसी के दौरान, ठीक है, कफ के दौरान अगर आपको गाढ़ा कफ आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर कॉम्बिनेशन विथ एंटीटसिव ड्रग्स फॉर रिलीविंग कफ, ठीक है। और ये जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, ये एंटीटसिव के साथ में, ठीक है, कॉम्बिनेशन जो हमने पहला कॉम्बिनेशन बनाया था जिसमें आपका क्या था, डेक्स्ट्रोमेथार्फन था, क्लोरफेनामाइन था और क्या था, ब्रोमेक्सिन था, उसके साथ में जो है ये आसानी से यूज़ किया जाता है, जिससे कफ में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, वही बात है कि अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो आप इन दवाओं का यूज़ नहीं करेंगे। लैक्रिमेशन, ठीक है, लैक्राइमेशन और राइनोरिया और गैस्ट्रिक इरिटेशन। गैस्ट्रिक इरिटेशन क्यों, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, सिक्रीशन हर जगह, ठीक है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो मेन होता है जीआई होता है, ठीक है, जीआई में करता है। तो इस तरीके से आपको ये सारे एडवर्स इफेक्ट ध्यान में रखने हैं कि अगर आप डोज अगर ज़्यादा लेंगे तो आपको डायरिया जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होगा, डायरिया ज़रूर होगा। आगे चलते हैं कंट्राइंडिकेशन या प्रिकॉशन में, तो हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सरेशन, ठीक है, क्यों, क्योंकि सिक्रीशन बढ़ाएगा, ठीक है। अस्थमैटिक पेशेंट, अगर अस्थमा का पेशेंट है तो उसमें नहीं देना है। और सीवियर हिपैटिक या रीनल डिस्फंक्शन, किसी को लीवर या किडनी से संबंधित समस्या है, ज़्यादा समस्या है, तो वहाँ पे भी इसको आपको नहीं देना है। ड्रग इंटेक्शन की बात करें, दे में इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग व्हेन यूजेज विथ एंटीकोगुलेंट, ठीक है। ड्रग इंटेक्शन में क्या कह रहा है कि दे में इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, अगर कोई एंटीकोगुलेंट दवा चल रही है, ठीक है, किसी पेशेंट को एंटीकोगुलेंट दवा दिया गया है और अगर उसके साथ में, ठीक है, क्या एक्सपेक्टोरेंट ऐड किया गया
तो ये चांस हो सकता है कि उसकी ब्लीडिंग रुके ना बल्कि और बढ़ जाए। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एडवाइस टू टेक मोर प्लेंटी ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग द थेरेपी एज टू रिमूवल ऑफ थिक म्यूकस और एसेस द एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट आपको एसेस करना है। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम में 2 लेक्चर हमारा है, एक ठीक है जिसमें आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसमें थोड़ी सी एरर हो गई थी। ठीक है, तो उसको हमने जो है करेक्ट किया, उसको सेकंड लेक्चर में हमने आपको बढ़िया से समझाया, ठीक है, कि क्या कैसे है। और फिर आपका सेकंड लेक्चर जिसमें आपका एंटीटसिव, ठीक है, और एक्सपेक्टोरेंट, डिकंजेस्टेंट, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने देखा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप हमारे ऐप को, एग्ज़ाम मार्क ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। ठीक है, एग्ज़ाम मार्क ऐप डाउनलोड पर स्टोर से डाउनलोड करें और वहाँ पे रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के बाद में ठीक है 249 रुपया, ठीक है 249 से बाई कर लें। ठीक है, और हमारे फार्मा कोर्स का आनंद उठाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, यहाँ पे आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म होता है। ठीक है, अगर कोई एडिशनल जानकारी आपको चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो वो आप बताइए। ठीक है, उसमें हम जो है अलग लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर देंगे, और इसके नोट्स वगैरह जो है आपको ऐप पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप ऐप पे जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे रजिस्टर करके जो आप परचेज करिए कोर्स को। ठीक है, वहाँ पे आपको नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, और जो प्रिंटेड नोट्स सारे बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू, जय हिंद।